आज की दुनिया को देखें तो लगता है कि ये दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन का रूस, जो अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने में लगा है, और दूसरी तरफ है वेस्ट, मतलब अमेरिका, नाटो और यूरोप का पूरा गठबंधन। लेकिन ये जो टकराव हम आज देख रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। क्या ये सिर्फ दो ताकतों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे सोच का, आइडियोलॉजी का कोई बहुत बड़ा फर्क है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम पहले देखेंगे कि दुनिया दो खेमों में कैसे बटी, फिर पुतिन के आने के बाद रूस की नई सोच क्या थी और कैसे नेटो का मुद्दा इस तनाव के बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसके बाद हम आइडियोलॉजी की लड़ाई से लेकर असल संघर्ष तक के सफर को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की दुनिया से। आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें मैदान बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। ये सिर्फ जमीनी सरहदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरियों की टक्कर है। एक तरफ है पुतिन का रूस, जो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखता है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न देशों का ग्रुप, जो डेमोक्रेसी और कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी मिलकर सुरक्षा करने में यकीन रखता है। ये जो बंटवारा है ना, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए अब चलते हैं उस मोड़ पर जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया, वो दौर जिसने इस मॉडर्न दुश्मनी की नींव रखी। एक ऐसा वक्त जब एक पूरा साम्राज्य बिखर गया और एक नए लीडर का जन्म हुआ। कहानी असल में शुरू होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर टूट गया। रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, एक नेशनल ह्यूमिलिएशन जैसा। देश कमजोर हो गया, इकॉनमी बिखर गई और दुनिया में उसका जो दबदबा था वो लगभग खत्म हो गया। और इसी माहौल में एक नए नेता का उदय हुआ। नाम था व्लादिमीर पुतिन। वो एक एक्स केजीबी एजेंट थे और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, रूस को फिर से एक महान शक्ति बनाना। साल 2000 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया कि रूस अब किसी के आगे झुकेगा नहीं, उसे इंटरनेशनल स्टेज पर इज्जत चाहिए, देश के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए और दुनिया में अपनी खोई हुई जगह वापस चाहिए। अब देखिए, पुतिन का ये जो विजन था वो सीधा सीधा वेस्टर्न देशों के हितों से टकरा रहा था। लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जो इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी वजह बना और आज तक बना हुआ है। जी हां, वो सवाल था नेटो का। पुतिन की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी नेटो का ईस्ट की तरफ बढ़ना। पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये वो देश थे जो कभी सोवियत यूनियन के असर में थे और अब एक एक करके नेटो में शामिल हो रहे थे। रूस को ये अपनी सीमाओं पर एक तरह की सैन्य घेराबंदी जैसा लग रहा था। रूस का तर्क बहुत सीधा और साफ था। उनका कहना था कि नेटो एक मिलिट्री अलायंस है और उसका रूस के बॉर्डर तक आना उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा है। वो इसे अपने चारों तरफ एक तरह की घेराबंदी के तौर पर देख रहे थे। पर दूसरी तरफ वेस्ट का जवाब ये था कि ये सभी देश सोवरेन हैं, मतलब अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी अलायंस को चुनने का पूरा हक है। बस यही से असली तनाव शुरू हो गया। एक तरफ सुरक्षा का खतरा था तो दूसरी तरफ देशों की आज़ादी का सवाल। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन और मिलिट्री तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये दो अलग अलग आइडियोलॉजीज, दुनिया को देखने के तो अलग अलग नजरियों की लड़ाई बन गई। यहां पर ये जो टकराव है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है रूस की सोच कि एक मजबूत सेंट्रलाइज सरकार हो जहां हर चीज पर स्टेट का कंट्रोल हो, और दूसरी तरफ है वेस्ट की सोच जहां अलायंस, पार्टनरशिप, ओपन मार्केट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होती है। असल में ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसी आइडियोलॉजिकल क्लैश ने एक राजनीतिक मुकाबले को एक गहरे संघर्ष में बदल दिया। तो वक्त के साथ ये जो सोच और राजनीति का तनाव था वो धीरे धीरे सीधे टकराव की शक्ल लेने लगा। ऐसे कई मौके आए जब दोनों खेमे बिल्कुल आमने सामने आ गए। 2008 में जब रूस ने जॉर्जिया में मिलिट्री एक्शन लिया तो वेस्ट हैरान रह गया। 2014 में क्रीमिया को रूस में मिला लेना एक ऐसा कदम था जिसने इंटरनेशनल रूल्स को ही चैलेंज कर दिया। और फिर सीरिया में रूस का राष्ट्रपति असद को सपोर्ट करना, उसने तो मिडिल ईस्ट में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। हर एक घटना ने दोनों के बीच की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो था यूक्रेन का संघर्ष। रूस का कहना था कि नाटो यूक्रेन को अपने में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जो उसकी रेड लाइन है। वहीं वेस्ट का कहना था कि भाई यूक्रेन एक आज़ाद देश है
और अपने फैसले खुद लेगा। इस जंग के बाद वेस्ट ने रूस पर बहुत कड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, यूक्रेन को मिलिट्री मदद दी और ये दुश्मनी एक नए और कई ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और इस दुश्मनी का, इस राइवलरी का भविष्य क्या है? आज व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में दुनिया की राय बटी हुई है। उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं जो वेस्ट के सामने रूस के हक के लिए खड़े हैं। पर उनके जो आलोचक हैं, खासकर वेस्टर्न देश, उनके लिए वो एक अथॉरिटेरियन लीडर हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए खतरा हैं। मतलब उनकी इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें किस नजरिए से देख रहे हैं। खैर, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पुतिन बनाम वेस्ट की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये संघर्ष अब सिर्फ नेताओं या देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात को तय कर रहा है कि आने वाले सालों में दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री अलायंस किस तरफ जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये लड़ाई असल में है किस चीज की? क्या ये पावर की लड़ाई है, या अपनी सुरक्षा की लड़ाई है, या फिर ये सोच की, आइडियोलॉजी की लड़ाई है? इसका भविष्य क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर हम सब पर, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।